वो तादाद में 6 थे जो गेट और इसके साथ की दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो रहे थे। वो ब्लैक कमांडोज थे। इन सब के पास सब मशीन गन्ने और फिर 2 आदमी और कूद कर अंदर आ गए। इस तरह इनकी तादाद 8 हो गई। 2-2 कमांडो दाएं बाएं हो गए और 4 बरामदे में आ गए। 3 ने दरवाजे के सामने पोजीशन संभाल ली और चौथा दरवाज़ा धड़धड़ाने लगा। लगता था जैसे वो दरवाज़ा तोड़ देगा। 2 मिनट बाद रोशन बाबू ने दरवाज़ा खोल दिया। वो चारों कमांडोज इसे धकेलते हुए अंदर दाखिल हो गए। इसने रिमोट कंट्रोल का दूसरा बटन दबा दिया। इस टीवी स्क्रीन पर हाल का मंजर दिखाई देने लगा। 2 कमांडोज अंदर घुस आए थे। इस दौरान नरगिस भी अपने कमरे से बाहर आ गई थी। एक कमांडर ने रोशन बाबू को राइफल की जद पर ले रखा था और बाकी पूरी कोठी में फैल गए। मैं रिमोट कंट्रोल के लिए मंजर को बदल बदल कर देखता रहा। वो लोग एक एक कमरे की तलाशी लेते रहे। पलंगों के नीचे, पर्दों के पीछे इसकी जगह तलाश करते रहे जहाँ किसी बिल्ली के बच्चे के छुपने का भी इम्कान हो सकता था, मगर इन्हें मायूसी के सिवा कुछ न मिला। वो तकरीबन 1 घंटे तक कोठी में रहे। इस पार्टी के इंचार्ज का रोशन बाबू से कुछ तलख कलामी का तबादला भी हुआ। आवाज़ तो मैं नहीं सुन सका, मगर इनके चेहरों के तासुरात बता रहे थे कि इनमें गर्मा गर्मी हो रही थी और आखिरकार वो लोग चले गए। इन लोगों की वापसी भी गेट फांद कर हुई थी। रोशन बाबू ने बरामदे वाला दरवाज़ा बंद कर दिया और वह नरगिस को इशारा करता हुआ अपने कमरे की तरफ चला गया। मैंने रिमोट पर बरामदे वाला बटन दबा दिया और वापस मुड़ा तो कन्याकुमारी से टकरा गया, जो पता नहीं किस वक्त मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई थी। ओ तुम कब आई? मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। जब तुम कमरे से निकल रहे थे तो मेरी आंख भी खुल गई थी। मैं इस वक्त यहाँ आकर खड़ी हो गई और वो सब कुछ देख रही थी जो मैंने देखा। मैंने इसका जुमला पूरा कर दिया। हाँ, कन्याकुमारी ने गर्दन हिला दी। रोशन बाबू ने ठीक कहा था, ब्लैक कैट्स कमांडोज आसानी से किसी का पीछा नहीं छोड़ते। हम कमरे में आ गए। रत्ना सो रही थी। कन्याकुमारी इसके साथ लेट गई और मैं कोच पर दराज हो गया। मेरा ख्याल था कि रोशन बाबू हमें इस सूरत हाल से आगाह करने के लिए तहखाने में आएगा, मगर काफ़ी देर गुजर गई, वो नहीं आया तो मैंने भी आंखें बंद कर ली। हम 3 दिन और इस तहखाने में रहे। रत्ना अब काफ़ी बेहतर हो चुकी थी, मगर अद्वियात का इस्तेमाल जारी था। और फिर इस रात 2 बजे के करीब रोशन बाबू तहखाने में आ गया। इसने हमें सोते से जगा दिया। क्या बात है रोशन बाबू, खैरियत? मैंने दरियाफ्त किया। तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, यहाँ से जाने का बंदोबस्त हो गया है, रोशन बाबू ने कहा। मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। पहाड़ी वाले बंगले पर इसने जवाब दिया। हम चंद मिनट में तैयार होकर तहखाने से बाहर आ गए। वहाँ नरगिस के साथ एक जवान औरत और एक जवान आदमी भी खड़ा था। इस शख्स की उम्र 30-32 साल रही होगी। ग्रे सूट में बहुत स्मार्ट लग रहा था। औरत भी खासी हसीन थी और इसकी उम्र भी 30 साल से ज़्यादा नहीं थी। ये है मेरा दोस्त असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सतीश कोहली और ये इसकी दोस्त सुशीला है, रोशन बाबू ने तारुफ करवाया। मैं इस तारुफ पर काम कर रह गया और ये सोचे बगैर न रह सका कि रोशन बाबू हमारे खिलाफ कोई जाल तो नहीं बुन रहा। सतीश मेरा बहुत गहरा दोस्त भी है और बिजनेस पार्टनर भी, रोशन बाबू ने बात जारी रखते हुए कहा। ब्लैक कैट्स को शुबा हो गया है कि मैंने ही तुम लोगों को पनाह दे रखी है। इन्हें यह भी शुबा है कि मेरी कोठी के नीचे कोई तहखाना है जहां मैंने तुम लोगों को छुपाया हुआ है। सतीश की इतला के मुताबिक वो 1 आध दिन में कोठी पर भी छापा मारने वाले हैं और इस मरतबा वो तहखाने पर तवज्जो देंगे। इसलिए मैंने सतीश मेहता को एतमाद में लेकर सब कुछ बता दिया है। ये अपनी पुलिस की जीप लेकर आया है और तुम दोनों को मेरे पहाड़ी वाले बंगले पर पहुंचा देगा। सुशील भी तुम लोगों के साथ जाएगी। तुम लोग वहाँ इत्मीनान से रहना। मैं और नरगिस भी 1-2 दिन में आ जाएंगे। मैं चलने में खामोशी से इनकी तरफ देखता रहा। फिर रत्ना को इशारा किया। हम लोग बाहर आ गए। बरामदे में तारीकी थी। गालबन ये बत्ती जानबूझकर बुझा दी गई थी। पोर्च में रोशन बाबू की कार के पीछे पुलिस की बंद जीप खड़ी थी। मुझे और रत्ना को कन्याकुमारी के साथ पिछली सीट पर बिठा दिया गया। सतीश ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और सुशील इसके साथ वाली सीट पर बैठ गई। जीप बंगले से निकलकर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ने लगी। रात का पिछला पहर था और सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन एक चौराहे से आगे निकलते ही पुलिस की एक पार्टी ने हमारी जीप रोक ली। वो 2 कांस्टेबल थे। एक तरफ अंधेरे में एक जीप भी खड़ी थी जिसमें पुलिस एहलकार और बैठे हुए थे। अगली सीट पर गालबन इस पार्टी का इंचार्ज बैठा था जो सिगरेट की कश लगा रहा था। हमारी जीप के करीब आने वाले दोनों कांस्टेबलों ने सतीश मेहता को पहचानते ही सैल्यूट झाड़ दिया। पुलिस पार्टी का इंचार्ज भी अपनी जीप से उतर कर आ गया। वो सब इंस्पेक्टर था। इसने भी ठग से सैल्यूट झाड़ दिया। तुम लोगों के साथ ब्लैक कैट्स क्यों नहीं है? सतीश मेहता ने सब इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा। हालांकि ये तय हुआ था कि हर पुलिस पार्टी के साथ 2 कमांडोज भी होंगे। ये इनकी मर्जी है सर, हम इन्हें अपने साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकते। वो अपनी मर्जी से हमारे साथ रहें तो और बात है, सब इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। ठीक है, तुम लोग अपनी जीप में हमारे पीछे आओ।
सतीश ने कहा। वो सब पुलिस वाले अपनी जीप पर सवार हो गए। सतीश मेहता ने जीप आगे बढ़ा दी और गर्दन मोड़कर मेरी तरफ देखते हुए बोला, ब्लैक कैट्स अपने आप को हमसे सुपीरियर समझते हैं। इन्हें इख्तियारात भी हमसे ज़्यादा दिए गए हैं। हर मौके पर पुलिस को दबाने की कोशिश करते हैं। भगवान जाने हम पर यह अजाब कब तक मुसल्लत रहेगा। ब्लैक कैट्स का ये अजाब सिर्फ पुलिस पर ही नहीं, पूरी जनता पर है। सुशील ने कहा, इन्हें तो हुकूमत ने खुली छुट्टी दे रखी है। जब चाहें जिसके घर में चाहें घुस जाते हैं और जिसे चाहे उठा कर ले जाते हैं। कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है। पहले भी बेगुनाह शख्स को उठा लेते हैं और फिर रिश्वत लेकर छोड़ देते हैं। अरे भाई, ये तो हमसे भी रिश्वत लेते हैं, सतीश ने कहा। मैं खामोशी से इनकी बातें सुनता रहा। जीप मुख्तलिफ सड़कों पर घूमती हुई जयपुर की तरफ जाने वाली सड़क पर आ गई। पुलिस की जीप भी हमारे पीछे ही आ रही थी। शहर के आखिरी चौराहे पर ब्लैक कैट्स की एक पार्टी ने हमें रोक लिया। सतीश मेहता अगरचे पुलिस में एसीपी था, हमारे साथ पुलिस पार्टी भी थी, मगर ब्लैक कैट्स पार्टी का इंचार्ज, जो रुतबे में सतीश से बहुत नीचे था, बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था। रात के 2:30 बज रहे थे। ये तफरीह का वक़्त नहीं है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? इसने सतीश मेहता से पूछा। ये लड़की कौन है और आपके साथ ये दूसरे कौन लोग हैं? मिस्टर ब्लैक कैट, सतीश मेहता ने इसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा। तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? जानता हूँ सर, ब्लैक कैट ने जवाब दिया, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है। हर इस शख्स की बाज़पुरस करना हमारा फ़र्ज़ है जो इस तरह। ऑफिसर दूसरी जीप से सब इंस्पेक्टर भी उतर कर आ गया। तुम्हारी ड्यूटी मुश्तबा लोगों से बाज़पुरस करना है, किसी पुलिस ऑफिसर से नहीं। तुम हमारी ड्यूटी में मुदाखलत कर रहे हो सब इंस्पेक्टर, ब्लैक कैट कमांडो ने गुर्राते हुए कहा। मुझे सूरत हाल बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। मैंने पैरों के करीब रखी हुई राइफल सीधी कर ली, लेकिन इसे सीट की आड़ में ही रखा। तुम अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हो, सब इंस्पेक्टर ने भी चीख कर कहा। मिस्टर सतीश मेहता हमारे ऑफिसर हैं, अपनी फैमिली के साथ जयपुर जा रहे हैं। तुम्हारे लिए इतना ही जान लेना काफ़ी है कि मिस्टर मेहता पुलिस ऑफिसर हैं और बस, बहस की ज़रूरत नहीं है। जीप का रास्ता छोड़ दो, वरना जो कुछ भी होगा इसकी तमाम तर जिम्मेदारी तुम पर होगी। सूरत हाल संगीन से संगीन तर होती जा रही थी। मैंने रत्ना और कन्याकुमारी की तरफ देखा। इनके चेहरों पर हवाइयाँ सी उड़ रही थीं। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर असला तान लिया था। किसी तरफ से एक फायर खून खराबे का बाइस बन सकता था। सतीश मेहता ने अपने सब इंस्पेक्टर से कहा और इंजन स्टार्ट करके जीप आगे बढ़ा दी। मेरा ख्याल था कि ब्लैक कैट्स रोकने की कोशिश करेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। जीप आगे बढ़ती चली गई और दोनों पार्टियां एक दूसरे पर राइफल ताने खड़ी रहीं। शहर से निकलते ही पहाड़ी इलाका शुरू हो गया। सड़क पहाड़ियों में पेचोखम खाती हुई जा रही थी। तकरीबन 1 घंटे तक इस सड़क पर सफ़र करने के बाद जीप एक और तंग सी सड़क पर मुड़ गई। इस तरफ पहाड़ियाँ ज़्यादा बड़ी नहीं थी। हर 200-300 गज के फासले पर कोई बंगला नजर आ रहा था। ये सरसब्ज इलाका था। पहाड़ियों में एक छोटी सी झील थी और इस झील की वजह से ही दौलतमंदों ने अतराफ की पहाड़ियों पर बंगले बना रखे थे। झील के किनारे पर 2-3 रेस्टोरेंट भी थे, लेकिन ये रात का आखिरी पहर था और रेस्टोरेंट बंद थे। बंगलों की भी सिर्फ गेट या बरामदों की बत्तियां जली हुई नजर आ रही थी। इसके अलावा सन्नाटा था। मजीद आधा घंटा सफ़र करने के बाद जीप एक और रास्ते पर मुड़ गई। ये रास्ता बतदरीज बुलंदी की तरफ चला गया था, जिसके अख्ताम पर रोशन बाबू का बंगला था। बंगले के सामने चट्टान काट कर एक छोटा सा हमवार सा मैदान बना दिया गया था। सतीश मेहता ने गेट के सामने जीप रोक ली और हॉर्न बजाने लगा। गेट 3-4 मिनट बाद खुला। लंबे तरंगे चौकीदार के कांधे पर राइफल लटकी हुई थी। गेट खोलने से पहले छोटी सी खिड़की ने इसने तस्दीक कर ली कि जीप पर कौन है। बंगला डबल स्टोरी और बहुत शानदार था। कई कमरे थे और सब के सब कीमती सामान और फर्नीचर से आरास्ता। पोर्च में एक स्टेशन वैगन भी खड़ी थी। रात गुजारने के लिए जहाँ जगह मिलती है सो जाओ, बाकी बातें सुबह होंगी, सतीश मेहता ने हमारी तरफ देखते हुए कहा और सुशील के साथ एक कमरे में घुस गया। मैं सुबह 8 बजे के करीब कन्याकुमारी और रत्ना को सोता छोड़कर कमरे से बाहर आ गया। सतीश मेहता और सुशील भी अभी तक सो रहे थे। मैं बरामदे में आ गया। चौकीदार इस वक्त लॉन में था। मुझे देखते ही करीब आ गया। चाय पियेंगे महाराज, बनाकर लाऊं? इसने पूछा। हाँ, अगर चाय पिला दो तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने कहा। मैं टहलता हुआ बंगले के करीब आ गया और दूसरी तरफ का मंजर देखकर मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। ऐसा हसीन मंजर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। बंगले के दूसरी तरफ तकरीबन वादी डहलान थी, जो तकरीबन 500 गज नीचे तक चली गई थी। डहलान के इख्तिताम पर झील थी, जिसका नीला पानी चमक रहा था। झील के किनारे चारों तरफ कहीं कहीं हिट्स बने हुए थे। सामने की तरफ पहाड़ियों पर भी बंगले और हिट्स नजर आ रहे थे। सब्जा बेतहाशा था। टेरेस के एक तरफ चट्टान काट कर नीचे तक जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी। मैं पाइप की रेलिंग पर झुका ये खूबसूरत मंजर देख रहा था कि चौकीदार चाय लेकर आ गया। मैं करीब पड़ी हुई एक कुर्सी पर बैठ गया। साहिब भी उठ गया है, मैं नाश्ता बनाकर तुमको बता दूंगा, चौकीदार ने कहा। वो यहाँ का चौकीदार भी था और खानसमा भी। ठीक है, मैं चाय पीकर इन लड़कियों को भी जगाता हूँ, मैंने कहा।
कठोमल अंदर चला गया और मैं चाय की चुस्कियां लेते हुए झील का खूबसूरत मंजर देखने लगा। झील के किनारे पर कॉटेज के आसपास लोगों की नकलो हरकत भी नजर आ रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद हमने नाश्ता किया और सब लोग टेरेस पर आकर बैठ गए। सुतेश मेहता इस जगह के बारे में बता रहा था जिस रास्ते से हम बंगले वाले रास्ते पर मुड़े थे। वो रास्ता पहाड़ियों में बल खाता हुआ आगे जाकर जयपुर जाने वाली सड़क से जा मिलता था। इसके कहने के मुताबिक जयपुर यहाँ से तकरीबन 4 घंटे के फासले पर वाक़ है। ये जगह वो हाथ से चारों तरफ इशारा करते हुए कह रहा था, राजस्थान की खूबसूरत तरीन जगह है। फिल्मों के यूनिट यहाँ शूटिंग के लिए आते रहते हैं और तुम्हें ये जानकर हैरत होगी कि ये बंगला कई फिल्मों में इस्तेमाल हो चुका है। यहाँ माधुरी दीक्षित, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, शाहरुख खान, अमरीश पुरी, सलमान खान और संजय दत्त समेत इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े बड़े आर्टिस्ट आ चुके हैं। वो मेरे मुंह से बेख्तियार निकला, क्या रोशन बाबू का फिल्म इंडस्ट्री से भी कोई ताल्लुक़ है? मेरा मतलब है कोई कारोबारी ताल्लुक़? हाँ, लेकिन इसकी नौइयत मुख्तलिफ है, सुतेश मेहता ने जवाब दिया। इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई। हम दोनों मिलकर वीडियो फिल्में तैयार करते हैं। हमारे 2 पार्टनर और भी हैं जो मुंबई में है। हमारी हर फिल्म की शूटिंग इसी झील के आसपास की पहाड़ियों के हसीन मनाजर और इस बंगले में होती हैं। यहाँ तुम्हें ऐसी चीज़ें नजर आएंगी जो फिल्म साजी में इस्तेमाल होती हैं। मैं खामोशी से इसकी बातें सुन रहा था। मुझे हैरत भी हो रही थी। रोशन बाबू ने बताया था कि इसका बिजनेस गैर कानूनी है, जिसमें पकड़ धकड़ भी होती रहती है और पुलिस को भत्ता भी देना पड़ता है। और फिर गुज़श्ता रात सुतेश मेहता से तारुफ कराते हुए इसने इंकशाफ किया था कि ये इसका बिजनेस पार्टनर भी है। वीडियो फिल्में बनाना कोई गैर कानूनी कारोबार तो नहीं, लेकिन हो सकता है कॉपीराइट का कोई मामला हो। सतीश मेहता ये जान चुका था कि हम कौन हैं और हम इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मतलूब मुजरिम हैं। लेकिन ये हैरत की बात थी कि वो एक पुलिस ऑफिसर था और हमें बचाकर शहर से निकाल लाया था। हिंदुस्तानी पुलिस की करप्शन के बारे में फिल्मों में तो बहुत कुछ देखा था और अब वही सब कुछ मेरे सामने हो रहा था। पुलिस ऑफिसर न सिर्फ जराइम पेशा लोगों की सरपरस्ती करते थे, बल्कि खुद भी गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस थे। वो चूँकि खुद अपने आप को कानून के मालिक समझते थे, इसलिए इन्हें कानून का कोई खौफ नहीं था। सुतेश मेहता और तो हर मौजू पर बात कर रहा था, लेकिन इसने हमारे बारे में बात नहीं की थी। इस सिलसिले में इसने अपनी ज़ुबान बंद ही रखी। दोपहर का खाना खाकर सुतेश मेहता शहर वापस चला गया। सुशील को वो यहीं छोड़ गया था। सुतेश ने कहा था कि यहाँ हमें कोई ख़तरा नहीं। सुतेश के जाने के बाद हम देर तक टेरेस पर बैठे रहे। फिर सुशील कन्याकुमारी को साथ लेकर बंगले के पीछे वाली पहाड़ी पर चली गई। इस बंगले के आसपास तकरीबन 300 गज तक और कोई बंगला नहीं था। इस तरफ किसी की आमदरफ्त नहीं थी, इसलिए किसी के देख लिए जाने का खतरा नहीं था। नीचे झील के आसपास अगरचे पिकनिक पर आने वाले लोगों की सरगर्मियां नजर आ रही थीं, मगर फासला इतना ज़्यादा था कि चेहरों की पहचान मुमकिन नहीं थी। इसलिए भी ये जगह हमारे लिए महफूज थी। खटोमल शायद इन्हीं का इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि इन दोनों के आने के थोड़ी देर बाद वो हम सब के लिए चाय बना कर ले आया। चाय पीने के बाद भी हम देर तक वहीं बैठे रहे। अंधेरा पहला तो मच्छर भी आ गए। अगरचे वहाँ रोशनी का इंतज़ाम भी था, मगर कुछ खनकी भी हो गई थी, इसलिए हम उठकर अंदर आ गए। हम चारों रत्ना वाले कमरे में थे। सुशील कहीं से ताश की गड्डी निकाल लाई थी। हम बेड पर बैठकर ताश खेलने लगे और फिर रात का खाना खाने के बाद हम देर तक वहीं बैठे ताश खेलते रहे। इस दौरान में एक मरतबा उठकर मैं बाहर भी गया था। बरामदे की बत्ती बुझी हुई थी और कठोमल एक तरफ कुर्सी पर बैठा बीड़ी पी रहा था, जिसकी नागवार सी बू मेरे नथनों से टकराई तो एकदम यूं लगा जैसे मुझे क्या आने वाली हो। मैं बरामदे से निकलकर खुली फिजा में आ गया और टहलता हुआ टेरेस पर पहुंच गया। नीचे झील की तरफ अब तारीकी और सन्नाटा था। झील के किनारे पर सिर्फ एक जगह किसी कॉटेज में रोशनी नजर आ रही थी, इसके अलावा हर तरफ तारीकी थी। अचानक फायर की आवाज़ सुनकर मैं उछल पड़ा। यह आवाज़ पहाड़ियों में चारों तरफ बाज गश्त सी पैदा करती हुई महसूस हो रही थी, इसलिए ये अंदाज़ा लगाना दुश्वार था कि गोली कहाँ चली थी। मैं टेरेस से उतरकर बरामदे में वापस आया तो कठोमल बदस्तूर कुर्सी पर बैठा इत्मीनान से बेड़ी के कश लगा रहा था, जबकि मेरे ख्याल में गोली चलने की आवाज़ पर इसे तशवीश होनी चाहिए थी। ये गोली कहाँ चली है, मैंने खुद ही कठोमल से पूछ लिया। क्या बताएं भाया, कठोमल कहते हुए अपनी जगह से उठ गया। इसने दीवार के साथ खड़ी राइफल भी उठा ली थी। लोग इधर झील पर अयाशी के लिए आते हैं, इनमें कभी आपस में झगड़ा भी हो जाता है। वो बरामदे से निकलकर टेरेस की तरफ चल पड़ा। मैं भी इसके साथ ही था। इसके हाथ में राइफल देखकर अचानक मुझे अपनी राइफल याद आ गई। जब हम बंगले में दाखिल हुए थे तो जीप से उतरते हुए मैंने राइफल जेब में ही छोड़ दी थी और कन्याकुमारी ने भी अपनी राइफल जीप में रहने दी थी। इसके बाद हमें इन राइफलों का ख्याल ही नहीं आया था और इस तरह वो दोनों राइफलें जीप में पड़ी पड़ी वापस चली गई थी। और अब मैं सोच रहा था कि अगर यहाँ कोई गड़बड़ हो गई तो हम क्या करेंगे।
कुछ देर तक कटोमल के साथ टेरेस पर खड़ा रहा और फिर इसे वहीं छोड़कर वापस आ गया। इस वक्त अगरचे 11 ही बजे थे, मगर लगता था जैसे आधी रात से ज़्यादा बीत गई है। वो तीनों बेड पर बैठी बातें कर रही थी। सुशील बहुत जल्द इन दोनों से बेतकल्लुफ़ हो गई थी। वो जिस तरह इस बंगले में और इसके अतराफ़ में घूमी फिरती रही थी, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो यहाँ पहले भी आती रही है और कठोमल से भी अच्छी तरह वाकिफ़ है। मेरा तो कॉफ़ी को दिल चाह रहा है, सुशील अपनी जगह से उठते हुए बोली। तुम में से कौन कौन पिएगा? सब पिएंगे, कन्याकुमारी ने कहा। सुशील कमरे से निकलकर कठोमल को आवाज़ देने लगी और फिर तकरीबन 20 मिनट बाद कठोमल के साथ कमरे में दाखिल हुई, जिसने दोनों हाथों में ट्रे उठा रखी थी जिसमें कॉफ़ी के मग रखे हुए थे। कठोमल कॉफ़ी देकर वापस चला गया। हम तकरीबन 1:30 बजे तक बातें करते रहे। फिर सुशील और कन्याकुमारी दूसरे कमरे में चली गईं और मैं रत्ना के करीब ही बेड पर लेट गया। 2 दिन गुजर गए। इस दौरान इस बंगले में किसी किस्म की आमदोरफ्त नहीं हुई थी और हम भी शहर के हालात से बिल्कुल बेखबर थे। यहाँ टेलीफोन नहीं था, इसलिए रोशन बाबू या सतीश मेहता से भी हमारा राब्ता नहीं हो सकता था। दिन के वक्त हम ज़्यादातर टेरेस पर लॉन में बैठे रहते और शाम का अंधेरा फैलने के बाद अंदर आ जाते। इस दौरान मैंने रत्ना के लिए सुशील के बारे में भी थोड़ी बहुत मालूमात हासिल कर ली थी। वो मुंबई की रहने वाली थी। इसे बचपन ही से रक्स का शौक़ था, जो आखिरकार इसे नाइट क्लबों तक ले गया। वह अच्छी रकासा नहीं थी, लेकिन इसके हसीन होने में कोई शुबा नहीं था। तकरीबन 2 साल पहले एक नाइट क्लब में इसकी वजह से 2 गिरोहों में हंगामा हो गया था, जिसमें एक आदमी मारा गया था। इस हंगामे में अगरचे वो मुलव्वस नहीं थी, लेकिन पुलिस ने इसे भी शामिल तफ्तीश कर लिया। चंद महीनों बाद इसे बेकसूर समझकर इसका नाम केस से खारिज कर दिया गया। वो अगरचे बेकसूर थी, लेकिन हंगामे की बुनियाद चूँकि वही बनी थी, इसलिए इसे डर था कि दोनों में से कोई पार्टी इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। इसलिए वो बम्बई से भागकर जयपुर आ गई। यहाँ वो कई महीनों से छोटे छोटे नाइट क्लबों में प्रोग्राम करती रही और फिर एक रोज़ वो बम्बई में हंगामे के दौरान मारे जाने वाली एक पार्टी की 2 आदमियों के नज़रों में आ गई, जिन्होंने इसे अगवा करने की कोशिश की, मगर इत्तेफाक से सतीश मेहता के हाथ लगी। सतीश मेहता इन दिनों छुट्टी पर जयपुर गया हुआ था। सुशील ने इसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। सतीश ने इसे अपने पास रखने की पेशकश की, जिसे इसने कबूल कर लिया। सुशील का ख्याल था कि सतीश चूँकि पुलिस ऑफिसर है, इसलिए इसे किसी किस्म का खौफ नहीं होगा। सतीश इसे मुकराना ले आया और वो रखेल के तौर पर इसके साथ रहने लगी। वो पिछले 6 महीनों से इसके साथ थी और इस ज़िंदगी से मुतमईन थी। एक मौके पर मैंने सुशील से रोशन बाबू और सतीश मेहता की वीडियो फिल्म्स के मुश्तरका बिजनेस के बारे में पूछने की कोशिश की, मगर वो टाल गई। मैंने भी इसरार नहीं किया। इससे अगले रोज़ शाम से ज़रा पहले रोशन बाबू भी पहुंच गया। नरगिस इसके साथ नहीं थी, अलबत्ता एक और आदमी था जिसकी उम्र 30-32 के लगभग रही होगी। दराज कामत, खूबरू और स्मार्ट आदमी था। रोशन बाबू से गुफ्तगू के दौरान पता चला कि शहर में हमारी तलाश अब भी जारी है, मगर इससे हमें कोई ख़तरा नहीं है। पुलिस में सतीश मेहता वाहिद आदमी है जो हमारे बारे में जानता है, जबकि पुलिस और ब्लैक कैट्स हमारी तलाश में अंधेरे में टामक टोइयाँ मार रही हैं। रोशन बाबू और जोगिंदर नामी वो आदमी तकरीबन 1 घंटे तक हमारे पास बैठे रहे। मैंने नोट किया था जोगिंदर इस दौरान बार बार कन्याकुमारी और रत्ना की तरफ देखता रहा था। इसकी नज़रों में हवस की चमक नुमाया थी और फिर वो दोनों एक कमरे में घुस गए। ये कमरा शुरू ही से मुकफ़ल था और इसकी चाबी शायद रोशन बाबू के पास ही थी। थोड़ी देर बाद मैंने इस कमरे में जाना चाहा था, मगर दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने 2-3 मरतबा दस्तक दी, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। मैं वापस आ गया। रात का खाना हम सब ने इकट्ठे ही खाया था। जोगिंदर इस वक्त भी खा जाने वाली नज़रों से रत्ना और कन्याकुमारी की तरफ देखता रहा। खाने के बाद हम देर तक बातें करते रहे। 11 बजे के करीब कठोमल ने कॉफ़ी पिला दी। कॉफ़ी पीने के थोड़ी ही देर बाद मुझे अपनी दिमाग पर बहुत सा महसूस होने लगा। यूँ लग रहा था जैसे अचानक ही नींद गलबा पाने की कोशिश कर रही हो। मैंने सामने सोफे पर बैठी हुई रत्ना की तरफ देखा, वो भी ऊँघ रही थी। मैंने रत्ना को हाथ से पकड़कर उठाया और अपने कमरे में आ गया और इसके साथ ही बिस्तर पर लेट गया। मेरी आंखें नींद से बंद होती जा रही थीं और फिर मुझे कोई होश नहीं रहा। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।